सौरभ से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो काफी अच्छा इंसान है। सच्ची बातें कहना उसका स्वभाव लगा माँ। लेकिन मुझे शर्तों के साथ कोई राजनीति नहीं करनी। मैं यहाँ जनसेवा करने के लिए आई हूँ और जनसेवा करती रहूंगी, लेकिन अपनी उम्मीदों पर। लेकिन पापा जी बेहद बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो तो माँ जी के मुख्यमंत्री होने पर गर्व जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इस गौरव को खोना नहीं चाहिए। इसलिए माँ जी को ये पद छोड़ने के बारे में हरगिज नहीं सोचना चाहिए। तो इसका मतलब घर में ये बात तय हो चुकी है कि शारदा देवी मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी। क्या शारदा देवी अपने स्वाभिमान की बात को भूल गई? माँ जी ने अब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ, पापा जी के इस फैसले से राजवीर बहुत नाराज है। वो कह रहा है कि पापा जी ने माँ जी को इस घर से जाने की छूट दी क्यों? सांस पे बस हक हो मेरा, तू ही तो है मेरे अब जीने की वजह। पलट कर एक नजर मुझे देखो तो जरा, लीजिए नारियल पानी पीजिए। जाएगा तुमको मेरी ही तरह। बस वही सोचती हूँ जो आप सोचती हैं। क्या मुझे निधि को फोन करना चाहिए? लेकिन कहीं वो ये ना सोचे कि मैं तो उसके पीछे ही पड़ गया। क्या बात है देवर जी, आप तो अभी से निधि के ख्यालों में खोने लगे। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, मैं सब जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि आप निधि से मिल चुके हैं, ठीक कह रही हूँ ना? ऐसा ही होता है जब किसी के सपने आंखों में मचलने लगते हैं। फोन लेकर खड़े हैं, अब यहाँ तो आप उससे फोन करने वाले हैं या वो आपको फोन करने वाली है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़िए सारी बातें, हम तो आपसे आपके दिल की बात जानने आए हैं। क्या आपको निधि वाकई पसंद है? देखिए भाभी, निधि है तो बहुत अच्छी लड़की, और उससे बात करके बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो कार्यकारी मुख्यमंत्री की बेटी है। और मेरी मानिए तो मुझे तो लगता है कि उसमें इस घर की बहू बनने की सारी काबिलियत है। अब ये बात है तो आपका मामला हम ही फिट कर देते हैं। लेकिन भाभी, भैया को ये रिश्ता पसंद नहीं है। वो तुम मत सोचो, उन्हें समझाना मेरा काम है, ठीक? अरे भाभी प्लीज। ओ वाओ, मेरा अंदाजा गलत नहीं होता देवर जी। कहा था मैंने, या तो आप फोन का इंतजार कर रहे हैं या फोन आने वाला है, तो आ गया। किसी काम से क्या होगा भाभी? ओ रियली, मैं पूछ लूं? अच्छा लीजिए, बात कर लीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करें। लीजिए लीजिए ना। अच्छा नहीं, चलिए बात। हेलो। हेलो जी, मैं निधि बोल रही हूँ। ओ निधि, निधि या ज्योति? मुझे बुद्धू बनाया जा रहा है दोबारा? हाँ जी नहीं, मैं तो बस आप दोनों की बात कराना चाहती हूँ। ये लीजिए, आप निधि से बात कीजिए। हाय सौरभ। हाय निधि, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम? पता है, मैं भी सोच ही रहा था कि तुम्हारा फोन आने वाला होगा, और देखो तुम्हारा फोन आ भी गया। और ये तुम्हारी जो सहेली है, ये लगता है हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है। अरे नहीं, वो बस कुछ ही देर के लिए आई थी, तुम्हारा नंबर डायल किया और चली गई। पक्का? तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी बातें इत्मीनान से हो सकती हैं, है ना?
वो सब तो ठीक है कावेरी, लेकिन सौरभ की शादी के लिए गौरव को भी नाराज करना तो ठीक नहीं है ना। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि गौरव को इस शादी से ऐतराज क्या है। अब मुझे कोई ऐतराज नहीं है माँ। मैं तो ये सोच रहा था कि कार्यकारी मुख्यमंत्री जी की बेटी को अपने घर की बहू बनाना कहीं गलत ना हो, लेकिन निधि के बारे में मुझे जो कुछ भी पता लगा उसके बाद मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तो क्या तुम्हें अब लगता है कि निधि इस घर की बहू बनने लायक है? हाँ माँ, और अगर आप लोगों को सौरभ की खुशियों का ख्याल है तो मैं उसकी खुशियों का कोई दुश्मन तो नहीं, बल्कि मैं तो ये सोचा था कि कहीं सौरभ मेरे बारे में ये ना सोचे कि मैं उसकी खुशी नहीं चाहता। बेटा, तुम इस शादी के लिए दिल से तैयार हो या फिर हमारा दिल रखने के लिए ये बात कह रहे हो? अगर दिल रखने के लिए बात कहनी होती तो मैं पहले ही हाँ कह देता पापा, लेकिन पहले इनकार किया, ये मेरी सोच थी, और अब हाँ कर रहा हूँ, ये भी मेरी ही सोच है। और ये सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो भी बात हो रही है वो अच्छी तरह सोचने समझने के बाद हो रही है। माँ, पापा जी, मैंने तो सौरभ से भी बात की और उसने भी यही कहा कि वो खुद निधि से मिला है और उसे भी यही लगता है कि निधि इस घर की बहू बनने लायक है। तो अब मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। तुम दोनों की रजामंदी से हमारे लिए फैसला लेना आसान हो गया। हाँ बहू, हम भी यही सोचकर परेशान थे कि अगर तुम दोनों को इस शादी से ऐतराज है तो भला हम शादी की बात आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने ऐतराज जरूर जताया था माँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आप लोगों की खुशियों से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, मैं तो कहती हूँ अब इन सब बातों को छोड़िए और जल्दी से शादी की तैयारियां कीजिए। मुझे भी बहुत जल्दी है अपनी देवरानी को घर लाने की। मुझे समझ नहीं आ रहा पापा कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि अपने ही हाथों से की हुई मेहनत को अपने ही हाथों से मिट्टी में दफन कर देना। किस मेहनत की बात कर रहे हो तुम? कितनी मेहनत से हम माँ को इस घर में लाने में कामयाब हुए थे पापा। याद है आपको, मैंने रागिनी को भी मजबूर किया माँ को घर वापस लाने के लिए। हेलो, कहाँ हैं आप? राजवीर रागिनी को मार देना चाहता है। रागिनी का फोन आया था मुझे। प्लीज आप कुछ कीजिए, बचाइए रागिनी को। पापा, इस सब के चक्कर में हम पुलिस के चंगुल में भी फंस सकते थे। लेकिन एक बात तय है, कानून ने मुझे इस बात के अधिकार दिए। आपसे पूछताछ के लिए आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है, यहाँ तक कि आपको नजरबंद भी किया जा सकता है। पुलिस ने सिर्फ मेरे से और रागिनी से ही नहीं बल्कि आपसे भी पूछताछ की थी। पापा, मीडिया में हमारा नाम उछाला गया। ये सब किस लिए किया गया? माँ को घर वापस लाने के लिए। और आज जब माँ घर वापस आ गई है तो आपने उन्हें बाहर जाने की छूट दे दी। पापा, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? मैं भी सीखना चाहता हूँ, मैं भी समझना चाहता हूँ। जब मैं राजनीति की बात करता था वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती थी, और अब मैं राजनीति से हटकर ईमानदारी की बात कर रहा हूं, वो बात भी तुम्हारे समझ में नहीं आती। आखिर इसका मतलब क्या है पापा? मन का संतोष जो आज तक हासिल नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने शारदा को आजादी देकर जनहित के लिए कुछ किया है, प्रदेश के लिए कुछ किया है। पापा, अपने बारे में सोचिए, हमारी पार्टी के बारे में सोचिए। अगर मां चली गई तो हमारी पार्टी का क्या होगा? पार्टी के बारे में भी सोचूंगा बेटा, लेकिन फिलहाल तो दिल में एक ही सवाल है। ये राजनीति का खेल तो बहुत खेल लिया, अब कुछ जनसेवा का भी काम कर लो। आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में क्या सोचते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कैसे राजनीति में आऊंगा? मां को जाने की परमिशन देके आपने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। मैंने शारदा को आजादी दी, लेकिन फैसला तो शारदा को ही करना है कि वो क्या कदम उठाती है। ये फैसला शारदा पर ही छोड़ दो। और रही तुम्हारी राजनीति में आने की बात, तो बेटा अपने लिए रास्ते तुम्हें खुद ही बनाने होंगे।
अब ये तुम्हें ही सोचना है कि राजनीति में तुम्हारे रास्ते कैसे बनते हैं। शारदा से मुख्यमंत्री का पद छुड़ाकर अब तुम्हें राजनीति में आने की बात भूल जानी चाहिए। क्या सोचने लगे आप? अलका और गौरव के बारे में सोच रहा हूँ। पहले तो वो शादी के लिए तैयार नहीं थे, अब पता नहीं कैसे मान गए। हाँ, पहले उन्हें लगा होगा कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है और अब उन्हें पता चला होगा कि नहीं, ये रिश्ता वाकई में अच्छा है, इसलिए मान गए। लेकिन शादी को लेकर गौरव ने जो ऐतराज का तर्क दिया कि एक कार्यकारी मुख्यमंत्री की बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, वो मेरी समझ में नहीं आया। और दूसरी बात ये, तर्क तो वो उस वक्त भी दे सकता था जब उसने ऐतराज किया था। क्या घर की छोटी छोटी बातों को आप जज की तरह हर वक्त जज करने लग जाते हैं? जब तुम जैसी वकील साथ में हो तो उम्मीद की जा सकती है कि तर्क का जवाब तो होगा ही। हाँ, लेकिन ना तो इस वक्त आप जज हैं और ना ही मैं वकील। हर बात को तर्कों पे तोलना जरूरी है क्या? जैसी तुम्हारी मर्जी। देखिए, दरअसल उस दिन अलका और गौरव मुख्यमंत्री जी के घर पे दावत पर गए ही नहीं थे। अगर जाते तो उनका ये ऐतराज तभी खत्म हो जाता। उनके दिमाग में मंत्री जी की एक अलग ही इमेज बनी हुई है और उनको लगता है कि उनके मंत्री होने की वजह से हम उनसे ये रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं और वाकई में लड़की अच्छी नहीं है। अभी कहीं से पता चला होगा कि लड़की सचमुच बहुत अच्छी है। अरे भाई, जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। अब घर का मामला है, तुम समझो। निधि अपनी माँ की इकलौती बेटी है, मासूम है, समझदार है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। अरे भाई, तो फिर देर किस बात की? शादी की बात करो, तैयारियां करवाओ शादी की। मैं तो बस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि निधि एक बार सौरभ से मिल ले। और अलका और गौरव का भी तो मानना जरूरी था। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे लगता है कि हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि सौरभ से मिलने के बाद निधि क्या सोचती है। हाँ, जब मैं मेघना जी से बात करूंगी तो ये बात पता चली जाएगी। आखिर निधि ने भी तो मेघना जी को बताया होगा कि वो सौरभ से मिली थी। मैं देखती हूँ, आज मौका मिलते ही मेघना जी को फोन करती हूँ। लेकिन क्या है ना, आजकल मेघना जी भी थोड़ी परेशान है। ये सरकारी मसला जो सामने है। बात तो ठीक है तुम्हारी। ठीक है, मैं निकलता हूँ। जी। क्या हुआ मैडम, कुछ पता चला कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? हमने मुद्दे को हवा तो अच्छी दी थी और ये लगने भी लगा था कि शारदा देवी की कुर्सी अब गई। एक तरफ सत्ता, मुख्यमंत्री का पद और दूसरी तरफ शारदा देवी का स्वाभिमान। और मैं ये जानती थी कि शारदा देवी अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करेंगी। तो फिर अब क्या हुआ? कोई दूसरी बात पता लगी है? हाँ, हम ये भूल गए थे कि शारदा देवी बलदेव सिंह के घर में, उस बलदेव सिंह के घर में जो राजनीति का माहिर खिलाड़ी। हम तो ये सोच रहे थे कि बलदेव सिंह भी शारदा जी से वो पद छुड़ा कर सरकार गिराने की फिराक में है। लेकिन बलदेव सिंह ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर शारदा देवी ने ये पद छोड़ भी दिया तो भी ये सरकार नहीं बदलेगी। मेघना देवी को वो पद दे दिया जाएगा। मेघना देवी मुख्यमंत्री बन जाएंगी। इसीलिए शायद बलदेव सिंह ने अपनी चाल बदली। कौन सी चाल? क्या किया है बलदेव सिंह ने? बलदेव सिंह अब ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि शारदा देवी मुख्यमंत्री का पद ठुकराएं। पहले तो बलदेव सिंह शारदा देवी को अपने घर में ले आए और अब खुद उन्हें आजादी दे रहे हैं कि वो जाकर सीएम निवास में रह सकती हैं। अपने घर में रहने की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री का पद ठुकराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच में कोई भी बात छुपी हुई रह जाए।
इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुम्हें मैं जल्द से जल्द बता दूं। जिंदगी एक भंवर है। वाह, सचमुच में बहुत अच्छी चाल बदली है बलदेव सिंह ने। हाँ, ऐसी परिस्थितियों में बलदेव सिंह से यही उम्मीद की जानी चाहिए। अब सोचना ये है कि शारदा देवी क्या फैसला लेती है। ठीक कहती हैं आप, क्योंकि स्वाभिमान का जो मसला पहले था वो आज भी है। एक बात तो तय है, अगर शारदा देवी अपना घर छोड़कर सीएम निवास आई और मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तो विरोधियों को ये कहने का मौका जरूर मिल जाएगा कि शारदा देवी अब तक दावा करती रही हैं कि उन्हें सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन असल में उन्हें सत्ता का लालच है। तभी तो सत्ता के लिए उन्होंने अपने पति का घर, अपने बेटे बहू और अपने पूरे परिवार को ठोकर मार दी। जो औरत सत्ता के लिए अपने पूरे परिवार को ठोकर मार दे, उससे बड़ा लालची भला कौन होगा। बहुत खूब रजनी जी। शारदा जी ने अभी पदभार संभाला भी नहीं और आपने उनसे जुड़े हुए मुद्दे भी तैयार कर लिए। करना ही पड़ता है ललन जी, आखिर इसे ही तो राजनीति कहते हैं। हर स्थिति के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है। लेकिन अब देखना यह है कि शारदा देवी क्या फैसला लेती है और आचार्य जी किस नतीजे पर चलते हैं। नमस्कार देवव्रत जी, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक है। कहिए कैसे फोन किए? आचार्य जी इस बात से दुखी हैं कि पार्टी को आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी और आपने पार्टी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। देखिए, पार्टी का फैसला अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने बारे में जो फैसला लेना था वो हमने लिया। देखिए, आज शारदा जी को लेकर पार्टी बहुत पशुपेश में है और आपके इस इनकार से आचार्य जी को बहुत ठेस पहुंची है। हम माफी चाहते हैं कि हमारी वजह से पार्टी को ठेस लगी, पर हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। हम पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को खूब समझते हैं, पर हम इंसानियत और रिश्तों को भूल तो नहीं ना सकते। किस रिश्ते की बात कर रही हैं आप? वही रिश्ता जो हमारा शारदा देवी के साथ है, राकेश जी के साथ है और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ है। हमारा ये मानना है कि आपस में एक दूसरे के प्रति कभी विश्वास कम नहीं होना चाहिए। चाहे पार्टी का विश्वास टूट जाए। देखिए, हम पार्टी का हर आदेश मानने के लिए तैयार हैं और हमने माना भी है, लेकिन हम ऐसा कोई आदेश नहीं मान सकते जिसके लिए हमारा जमीर इजाजत ना दे। यानी आप अपने फैसले पर कायम हैं? हाँ, क्योंकि हमारी नजर में शारदा जी ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें इस पद से हटा दिया जाए। सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये भी जानते हैं कि हमारी सलाह से पार्टी अपने असूल नहीं बदलेगी, लेकिन हम भी अपनी सोच से समझौता नहीं कर सकते। नमस्कार। धन्यवाद। हाय सौरभ। हाय निधि, क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, हॉल में बैठी हूँ। आजकल माँ थोड़ी परेशान है। अच्छा, क्यों? एक्चुअली मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे हैं अनिश्चय के कारण। सब चाहते हैं कि माँ मुख्यमंत्री बने, पर माँ चाहती है कि शारदा आंटी जी मुख्यमंत्री बने, बस इसीलिए। ओह, खैर छोड़ो इस बात को। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता सकूं। अपने बारे में क्या बताना चाहते हो? वही जो बताना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है सौरभ? निधि, तुम जानते तो हो ना कि मैं अपने माँ पापा से कितना प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान तक दे सकता हूँ। वो भी तो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता है। उसी प्यार का तो कर्ज चुकाना है मुझे। मैं उनके लिए कुछ भी कर जाऊं तो कम ही होगा, क्योंकि कुछ भी करके भी
मैं उनके एहसानों का कर्ज तो नहीं चुका पाऊंगा। एहसान? कैसा एहसान? निधि, सच ये है कि मैं अपने माँ पापा का बेटा नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे गोद लिया था। क्या? हाँ निधि, जो प्यार उन लोगों ने मुझ पर लुटाया है वो कर्ज है मुझ पर, जो मैं कभी भूल नहीं सकता और ना ही कभी उतार पाऊंगा। मैंने शारदा को फैसले की आजादी दी है, उसे घर से जाने के लिए नहीं कहा। क्या करें पापा जी, फोन करें उन्हें, कब तक इंतजार करते रहेंगे? जिंदगी का भंवर है। निधि, क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं। निधि, अगर वो लोग मेरे माँ बाप होते तो शायद मैं इस कदर उनका एहसान ना होता। मुझे गोद लेकर उन्होंने मेरी जिंदगी संवार दी। निधि, हमारी शादी की बात चल रही है और बहुत जल्द शादी की बात पक्की भी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच में कोई भी बात छुपी हुई रह जाए, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुम्हें मैं जल्द से जल्द बता दूं। चलो मैं फोन रखता हूं, और निधि अगर हो सके तो आंटी को भी ये बात बता देना। बाय। पापा जी, आप कहें तो माँ जी को फोन करके पूछें कि वो कहाँ है। तक वापस नहीं लौटी और बताया भी नहीं कि कहाँ है वो। अब सर ने उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया है, तो हो सकता है वो सीएम हाउस चली गई हो। नहीं सक्सेना, मैंने शारदा को फैसले की आजादी दी है, उसे घर से जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये घर शारदा का है और उसे घर से चले जाने के लिए कहने का अधिकार मुझे भी है। क्या करें पापा जी, फोन करें उन्हें, कब तक इंतजार करते रहेंगे? बेटा, हो सकता है कि वो किसी मीटिंग में हो। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। तुमने खाना तो बना लिया? जी पापा जी, ले आए? नहीं, शारदा को आ जाने दो, फिर हम साथ ही खाएंगे। यानी कि आपको विश्वास है कि माँ जी आएंगी? अगर तुम सचमुच कुछ बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन तुम्हें भी रिश्तों को भूलकर हमारा साथ पूरी ईमानदारी से देना होगा। पापा जी को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सक्सेना जी को भी मैंने समझा दिया। आखिर उन्हें भी तो हमारे साथ काम करना है। अब अगर पापा ने संन्यास ले लिया तो उनका क्या होगा?